नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम अधिगम टॉपिक जो है हमारा पढ़ रहे हैं। आज हमारा अधिगम पर तीसरा लेक्चर है। अधिगम में हमने अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषा, अधिगम की प्रकृति एवं विशेषताएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के सिद्धांत या थ्योरी ऑफ लर्निंग कह सकते हो। अधिगम के सिद्धांत क्या हैं, इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत जो प्रमुख रूप से परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है वो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जो जिसको अंग्रेजी में स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी कहते हैं। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी कहते हैं इसको, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को अंग्रेजी में। और इसके कई उपनाम भी हैं। परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है कि ये इसके अलावा क्या नाम है, या ये किस सिद्धांत का नाम है, इसके प्रतिपादक कौन मनोवैज्ञानिक है। तो इसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति मतलब बार बार दोहराव, आवृत्ति का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, शॉर्ट में एस फॉर स्टिमुलस, आर फॉर रिस्पांस, थ्योरी मतलब सिद्धांत, एसआर थ्योरी, एसआर बॉन्ड, और अधिगम का बंद का सिद्धांत भी कहा जाता है। वो अनुक्रिया का सिद्धांत भी शॉर्ट में कहा जाता है। इन नामों से भी इसको जाना जाता है। E.L. थॉर्नडाइक जो अमेरिका के रहने वाले थे, प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे, अब वो उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये कई नामों से जाना जाता है। E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक इसके प्रतिपादक थे। 1913 में अमेरिका में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। जो उनकी एक बुक थी एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी में इस सिद्धांत की चर्चा की गई उनके द्वारा, और शिक्षा मनोविज्ञान जिसको कहा गया है। इन्होंने बिल्ली पर अपना अध्ययन, भूखी बिल्ली पर अपना अध्ययन किया था। तो अध्ययन में क्या था कि एक प्रकार का उन्होंने उपकरण, एक यंत्र, एक पिंजड़ा तैयार कराया जिसमें एक ट्रिगर लगाया गया था अंदर। उस ट्रिगर पर अगर पैर पड़ता था या कोई दबाव पड़ता था तो दरवाज़ा खुल जाता था और बाहर आया जा सकता था। और उसी पिंजड़े में थॉर्नडाइक ने बिल्ली को, भूखी बिल्ली जो थी, बंद किया और उसके सामने प्लेट में उसकी पसंदीदा जो भोजन था, मछली, उसको रख दिया गया। और बिल्ली उस पिंजड़े में क्या करती है कि उधर से उधर, जब भूख लगी थी, भूख लगने के कारण वो इधर से उधर पिंजड़े में कूद रही थी। अचानक से उसका पैर उस ट्रिगर पर, उस खटके पर पड़ जाता है तो दरवाज़ा खुलता है और वो जाके भोजन प्राप्त कर लेती है। ऐसा थॉर्नडाइक कई बार दोहराते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि बिल्ली बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी भूल के सीधे उसी ट्रिगर पर, उसी खटके पर कूदती है और दरवाज़ा खुलता है, जाके भोजन प्राप्त कर लेती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिल्ली ने भोजन प्राप्त करना सीख लिया। ठीक। और कई बार इसीलिए इसको प्रयास किया उसने, कमियां हुई, कई बार कूदी, कमी हुई, और उस प्रयास और त्रुटि, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत इसको इसीलिए कहा गया। बार बार वो ऐसा कर रही थी इसलिए आवृत्ति का सिद्धांत इसको कहा गया। तो इसलिए अब अगर हम कह सकते हैं कि बिल्ली को जब बंद किया गया, तो पहली बार जब बंद किया गया, उदाहरण के लिए 1000 बार वो अंदर उछल कूद करती रही, फिर उसका पैर पड़ा ट्रिगर पर और वो बाहर निकलकर भोजन उसने प्राप्त कर लिया। फिर जब दोबारा उसको थॉर्नडाइक ने उसी बिल्ली को उठाकर पिंजड़े में छोड़ दिया, फिर वही कार्य हुआ। तो 1000 की जगह पर 500 प्रयास में ही वो ट्रिगर पर कूदती है, ट्रिगर पर दबाव पड़ता है और दरवाज़ा खुल जाता है, भोजन प्राप्त कर लेती है। तो इससे क्या हुआ कि उसने 500 प्रयास जो निरर्थक पहले किए थे वो कम कर दिए। फिर जब दोबारा इसको दोहराया गया तो 250 प्रयास में ही पहुंच गए, 250 निरर्थक प्रयास उसने फिर छोड़ दिया। फिर आप 125 कह सकते हो। फिर धीरे धीरे करके एक ऐसा समय आया कि जैसे उठाकर उसको पिंजड़े में बंद करते थे, वो तुरंत कूदकर पिंजड़े से बाहर निकल आती थी कि उसने पिंजड़ा खोलना, दरवाज़ा खोलना और भोजन प्राप्त करना सीख लिया था। ये उनका सिद्धांत था। बिल्ली ने भोजन प्राप्त करना सीख लिया। हम भी ऐसा करते हैं भाई। एक छोटा सा अक्षर है,
छोटा हिंदी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का ए, और एक ये गिनती है, ये गिनती है, एक एक है दोनों। तो अभी हमने पहले ही प्रयास में लिख दिया ना, लेकिन शुरुआत में जब हमने विद्यालय जाना शुरू किया होगा तो एक ही शब्द ये लिखने के लिए न जाने कितनी बार कलम पकड़कर हमारा घुमाया गया होगा, पहले लिख दिया गया, ऊपर से चढ़ाने को कहा गया होगा, सालों प्रयास करते रहे होंगे, तब इस तरह से एक अक्षर हम लिख पाए होंगे। और जब हमने लिखना शुरू किया तो हजारों बार जो हमने गलतियां की, लाखों बार जो गलत प्रयास किए, वो हमने छोड़ दिया। एक सही प्रयास जो हमने लास्ट में निकाला, लास्ट में जो सही प्रयास किया, उसी को हमारे मस्तिष्क ने अपने अंदर ग्रहण कर लिया। हमारे मस्तिष्क का उसके बांड हो गया उस अक्षर के साथ। और तब हम जब नए सिरे से कभी भी कुछ लिखने जाते हैं तो जो सही क्रिया है उसी के सहयोग से सही ही लिखते हैं, गलत गलत बार बार त्रुटियां नहीं करते हैं, गलतियां नहीं करते हैं। इसीलिए इसको संबंधवाद का सिद्धांत या बांड थ्योरी भी, सही अनुक्रिया और सीखने वाले के मस्तिष्क के साथ एक बांड हो जाना ही बांड की थ्योरी से इसीलिए कहा गया। ठीक, अब इस सिद्धांत का जो उन्होंने प्रयोग किया, इस प्रयोग में निष्कर्ष क्या निकले इसकी हम चर्चा करते हैं। प्रयोग के निष्कर्ष, प्रयोग के निष्कर्ष क्या निकले। सीखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है, आप लोग बताएं। सीखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है, हम सीख रहे हैं उसके पीछे क्या आवश्यकता है। सीखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है, उद्देश्य। सीखने के लिए हम किसी भी क्षेत्र में कुछ भी सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहली आवश्यकता हमारी क्या है, उद्देश्य। हमारा एक उद्देश्य निश्चित होना चाहिए कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। ठीक, जैसे थांडाइक के प्रयोग में उद्देश्य क्या था बिल्ली का। थांडाइक के प्रयोग में बिल्ली का उद्देश्य क्या था। थांडाइक के प्रयोग में बिल्ली का उद्देश्य था भोजन प्राप्त करना। ठीक, भोजन प्राप्त करना सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में। ये केवल उनके थांडाइक का सिद्धांत की बात नहीं, थांडाइक इस सिद्धांत के द्वारा हम सबको भी बताना चाहते हैं, जो भी अधिगम करने जा रहा है, जो भी सीख रहा है किसी भी क्षेत्र में, कुछ भी सीख रहा है, उसके लिए सबसे पहला उसका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो थांडाइक ने कहा कि सीखने के लिए पहली आवश्यकता क्या है, उद्देश्य। जो वो प्रयोग में उद्देश्य क्या था, बिल्ली का भोजन के लिए प्रयास करना, भोजन को प्राप्त करना। बिल्ली का उद्देश्य क्या था, भोजन को प्राप्त करना। तो पहली आवश्यकता क्या है सीखने के लिए, उद्देश्य। फिर दूसरी आवश्यकता क्या है सीखने के लिए, दूसरी आवश्यकता है प्रेरक या अभिप्रेरक। दूसरी आवश्यकता क्या है, उद्देश्य। अब हमारा उद्देश्य निश्चित हो गया कि हमको ये चीज़ प्राप्त करनी है। फिर क्या है, फिर प्रेरक या अभिप्रेरक होना चाहिए। प्रेरक मतलब ड्राइव, अभिप्रेरक मतलब मोटिव्स। प्रेरक मतलब ड्राइव, अभिप्रेरक मतलब मोटिव्स। बिना प्रेरक और अभिप्रेरक की कोई सीखना नहीं हो पाता है। उद्देश्य निश्चित करने से केवल नहीं होगा कि कुछ हो जाए। जैसे हमारा उद्देश्य है कि हमको भोजन प्राप्त करना है, तो भोजन प्राप्त करना ये पहली आवश्यकता है, पहला उद्देश्य है कि पहली आवश्यकता उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, भोजन प्राप्त करना। दूसरे स्तर पर क्यों भोजन प्राप्त करने के लिए कोई प्रेरित करने वाला, कोई अभिप्रेरक होना चाहिए। क्या, कैसे हम भोजन प्राप्त करते हैं, इसके लिए ड्राइव, यानी कि हमको कोई चलाने वाला होना चाहिए। और वो ड्राइव का काम कौन करती है, भूख। प्रयोग में प्रेरक या अप्रेरक का काम कौन कर रही थी, बिल्ली की भूख। बिल्ली की भूख जो थी वो प्रेरक और अप्रेरक का कार्य कर रही थी। हमारी भूख, जब हमको भूख लगेगी, उद्देश्य हमने निश्चित कर लिया भोजन प्राप्त करना है, लेकिन जब भूख लगेगी तभी हम भोजन प्राप्त करेंगे ना, बिना भूख के कैसे भोजन प्राप्त करेंगे।
तो भूख, कहते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं। पेट में चूहे कूदने का मतलब पेट में चूहे नहीं घुस गए, वो भूख जो हमको ड्राइव कर रही है भोजन प्राप्त करने के लिए, वो जो मोटिव्स कर रही है, प्रेरित कर रही है। तो सीखने के लिए दूसरी आवश्यकता है किसी प्रेरक या अवप्रेरक का होना। हमको नौकरी करनी है, उसकी कितनी आवश्यकता है हमको, किस तरह से उसकी ज़रूरत है हमको, ये चीज़। फिर तीसरी चीज़ क्या है? तीसरा निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई उद्दीपक होना चाहिए। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई उद्दीपक होना चाहिए। उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना, हमको ज़रूरत है, और उद्दीपक क्या है? नौकरी कह सकते हो, नौकरी ही तो उद्दीपक का काम कर रही है। तो उसमें प्रयोग में उद्दीपक क्या था? प्रयोग में मछली यानी भोजन उद्दीपक का काम कर रही थी। ठीक, हमको ये प्राप्त करना है। यहाँ देखते हैं बच्चे पढ़ते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है हम क्यों पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं है। 3 विषय हमने ग्रेजुएशन में, इंटर में 5 विषय, हाई स्कूल में 6 विषय, इंटर में 5 विषय, ग्रेजुएशन में 3 विषय, पीजी में 1 विषय। हमने पढ़ाई क्यों की है इसकी, इस विषय का क्या उपयोगिता है, इसको पता ही नहीं होता है। तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई उद्दीपक का होना आवश्यक है। जैसे प्रयोग में भोजन यानी मछली उद्दीपक का काम कर रही थी। फिर चौथा निष्कर्ष क्या निकाला इन्होंने कि उद्देश्य, चलो हमने उद्देश्य भी निश्चित कर लिए, हम प्रेरित भी हो रहे हैं, उद्दीपक भी हमारे सामने है, लेकिन अब क्या करना है हमको? बोलो, अब क्या करना है हमको? अब करना ये है कि अनुक्रिया रिस्पॉन्सेस। उद्देश्य है भोजन प्राप्त करना। ठीक, हमारा उद्देश्य क्या है? भोजन प्राप्त करना। प्रेरित है, भूख लगी हुई है हमको, किचन में खाना रखा हुआ है। अब क्या है? अब हमको अनुक्रिया करने की ज़रूरत है। हमको चल कर वहाँ जाना है, खाना निकालना है, फिर खाना है। बिना अनुक्रिया के कुछ नहीं होगा, बिना रिस्पांस के कोई कार्य नहीं होगा। उद्देश्य से हमको पढ़ाई लिखाई अच्छे से ढंग से करनी है, प्रेरित कर रही है नौकरी, हमको नौकरी प्राप्त करना है, उद्दीपक नौकरी है। अब उसके लिए हमको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। रिस्पांस करोगे, कार्य करोगे, तब जाके वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। इसलिए निष्कर्ष में क्या कहते हैं? उद्देश्य प्राप्ति के लिए अनुक्रिया आवश्यक होती है। प्रयोग में अनुक्रिया क्या थी? बिल्ली का भोजन के लिए पिंजड़े से बाहर निकलने के लिए लगातार उछल कूद करना, ये अनुक्रियाएँ थी। अगर बिल्ली एक दो बार पिंजड़े में कूद कर बैठ जाती तो क्या बाहर निकल सकती थी? नहीं निकल सकती थी। हम एक दिन 10 घंटे पढ़ लें और महीने किताब उठा कर न खोलें, ऐसा नहीं हो सकता है। लगातार प्रयास की ज़रूरत है। बिल्ली अगर लगातार, जैसे हमने बताया कि 1000 बार उछल कूद उसने लगातार की, यही 1000 बार जो प्रयास किया था, 10 बार कूदती बैठ जाती, फिर 10 बार कूदती बैठ जाती, तो वो लक्ष्य की प्राप्ति, भोजन की प्राप्ति नहीं कर सकती थी। इसलिए थॉर्नडाइक कहते हैं कि उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया का होना जरूरी है, यानी कि लगातार प्रयास की ज़रूरत है। ये चौथा है। 5वां निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला कि जो अनुक्रियाएं उद्देश्य प्राप्त होने में सहायक होती हैं, जो अनुक्रियाएं उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होती हैं, उन्हें सीखने वाला अपनाता रहता है, और जो क्रियाएं निरर्थक होती हैं उन्हें सीखने वाला छोड़ता जाता है। जो उद्देश्य प्राप्ति में सहायक अनुक्रियाएं होती हैं उन्हें सीखने वाला अपनाता रहता है, और जो निरर्थक क्रियाएं होती हैं उनको सीखने वाला छोड़ता रहता है। जैसे प्रयोग में बिल्ली ने किया, पहली बार उदाहरण के लिए 1000 बार उसने उछल कूद की, फिर दोबारा जब बंद किया गया तो 500 बार में ही निकल आई, यानी कि 500 निरर्थक क्रियाएं उसने छोड़ दी। तीसरी बार बंद किया गया उसको तब 250 ही की, यानी कि 250 निरर्थक प्रयास छोड़ दिए।
फिर 125 किया। एक समय ऐसा आया कि उसने निरर्थक प्रयास छोड़ ही दिए। ठीक, फिर फिर छठवां निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि उद्देश्य की प्राप्ति पर सीखने वाले के तंत्रिका तंत्र, उद्देश्य की प्राप्ति पर सीखने वाले के तंत्रिका तंत्र और उद्देश्य की प्राप्ति पर सीखने वाले के तंत्रिका तंत्र में उद्दीपक और अनुक्रिया, सीखने की प्राप्ति, इसको हम लिख सकते हैं कि उद्देश्य की प्राप्ति पर सीखने वाले के तंत्रिका तंत्र में उद्दीपक और उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक अनुक्रिया में, उद्देश्य की प्राप्ति पर सीखने वाले के तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम में और उद्दीपक और उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक अनुक्रिया, जो सही अनुक्रिया है जिसके द्वारा हमको उद्देश्य की प्राप्ति हुई, उस सही अनुक्रिया का हमारे नर्वस सिस्टम के साथ एक शक्तिशाली बॉन्ड, एक शक्तिशाली अनुबंध स्थापित हो जाता है। और फिर आगे चलकर जब सीखने वाले के सामने वही स्थिति उद्दीपक उपस्थित होता है, वही स्थिति उपस्थित होती है, तो जो उसके अंदर एक बॉन्ड है, सही अनुक्रिया का और नर्वस सिस्टम के बीच में एक बॉन्ड है, उसी के कारण वो सही अनुक्रिया करके सीख लेता है, ऐसा इन्होंने कहा। तो थॉर्नडाइक की दृष्टि, थॉर्नडाइक कहते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में उद्दीपक अनुक्रिया में यह शक्तिशाली अनुबंध स्थापित होना ही अधिगम है। मनुष्य के मस्तिष्क में उद्दीपक और अनुक्रिया में यह शक्तिशाली अनुबंध स्थापित होना ही अधिगम है। इसीलिए इसको बॉन्ड संबंध और बॉन्ड का नियम भी कहा गया है। अब ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत था। अगर इस सिद्धांत की अच्छाई की बात की जाए, इस सिद्धांत सीखने में इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, सीखने की प्रक्रिया में इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, तो पहला महत्व है ये मंदबुद्धि, बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें बार बार प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने की बात कही गई है। दूसरा है धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है। लगातार प्रयास करते, धैर्य के साथ प्रयास करने के कारण इसमें धैर्य और परिश्रम का विकास होता है, के गुणों का विकास होता है। तीसरा है सफलता प्राप्ति की आशा होती है। हमेशा लगातार हम प्रयास करते रहते हैं, ये लगता रहता है कि अभी सफलता हमको मिल सकती है। कार्य की धारणा जो होती है वो स्पष्ट होती है कि हमको किस लिए कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या चीज़ें हैं, तो कार्य की धारणा स्पष्ट होती है। और शिक्षा के प्रति रुचि होती है। गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए ये उपयोगी होती है। गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए ये उपयोगी होती है। और इसके साथ साथ अगर शिक्षा में उपयोगिता की बात की जाए तो हम बच्चों को कुछ भी सिखाने से पहले उन्हें सीखने के लिए हमको तैयार करना चाहिए, सीखने के लिए हमको प्रेरित करना चाहिए। और यह तभी संभव हो सकता है जब उसके बच्चों के सामने कोई एक स्पष्ट उद्देश्य निश्चित कर दिया जाना चाहिए। तो सिखाने से पहले बच्चों के सामने उद्देश्य निश्चित कर दिए जाने चाहिए कि किस लिए सिखाया जा रहा है। इसके अलावा ये सीखने अनुकरण करने की स्वाभाविक विधि है। बच्चा का जन्म होता है, जन्म के कुछ समय बाद ही वो अपने आसपास वस्तुओं और क्रियाओं का अनुकरण करने लगता है। प्रयास एवं त्रुटि और प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ उसको स्वयं से सीखने के अवसर प्रदान होते हैं और स्वयं से सीखा हुआ ज्ञान, स्वयं के प्रयत्न से सीखा हुआ ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है, ज़्यादा दिन तक टिका रहता है। छात्रों द्वारा सही अनुक्रिया होने पर उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन
असफल होने पर उनको दंड नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत होती है। और इसी सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया। अगले वीडियो में हम अधिगम के नियम की चर्चा करेंगे। जो अधिगम के नियम उन्होंने बताए हैं, 3 प्रमुख नियम और 5 गौण नियम, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सभी प्रकार की शिक्षक से जुड़ी हुई परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। धन्यवाद।